देश को विकास के पथ पर किसने आगे बढ़ाया, ये सवाल सियासत में लंबे अरसे से बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक बयान ने इस मुद्दे को एक बार फिर हवा दे दी है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश प्रगति के पथ पर 2014 के बाद ही आगे बढ़ा। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई 2014 के पहले और बाद की स्थिति की तुलना कर सकता है। कितना आश्चर्य लगता है कि 2014 के पहले का भारत और 2014 से आज तक का भारत, हमारे बीच में अपनी आर्थिक स्थिति से लेकर सभी प्रकार के सभी क्षेत्रों में विकास की बात करते हुए ये कर्म की तो बात है। जब अपना वैज्ञानिक मंगलयान में फेल हो जाते हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनका एक तरह से हिम्मत बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते कि जाओ आगे बढ़ो, चिंता मत करो, फिर प्रयास करना। ये कर्मवाद के सिद्धांत की तो बात करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान आते ही कांग्रेस भड़क उठी। कांग्रेस नेताओं ने इसे पीएम मोदी के सामने नंबर बढ़ाने की कोशिश करार दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देश 2014 के बाद ही आजाद हुआ है। ऐसा कहते समय वो ये भूल जाते हैं कि वो कांग्रेस का नहीं, राष्ट्र निर्माताओं का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले का भारत, 2014 के अब का भारत, जमीन आसमान का फर्क है। मोहन यादव जी भाखरा नंगल डैम से लेके तमाम औद्योगिक क्रांति और हरित क्रांति यदि कोई लाया इस देश में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग लाए हैं। और जब पूरा विश्व आर्थिक झंझावत से जूझ रहा था, एक तूफान था आर्थिक ताने बाने को नष्ट करने का दुनिया का, उस समय मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। जिस मजबूती के साथ कई देश की आर्थिक स्थिति ढह गई, लेकिन भारत की आर्थिक स्थिति डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इतनी मजबूत करके रखी थी कि लोग, दुनिया के लोग दांतों तली उंगली दबाते थे। ये इतिहास पढ़ने की चीज है मोहन भाई। 2014 के पहले और बाद के भारत पर सियासी बहस पहली बार नहीं सामने आई है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भारत का इतिहास 3 चरणों में लिखा जाएगा, जिसमें नरेंद्र मोदी के युग से पहले और बाद का समय शामिल होगा। उन्होंने दावा किया था कि पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल में एक नए युग की शुरुआत हुई है। जब भी भारत का इतिहास फिर से लिखा जाएगा तो पीएम मोदी के सबसे बड़े आलोचक भी इन 10 वर्षों को स्वर्ण अक्षरों में स्वीकार करेंगे। भारत के अब तक के आजादी के बाद के इतिहास में और नजदीक के इतिहास में करीब 150 साल के इतिहास को 3 हिस्सों में भविष्य में बांटा जाएगा। आजादी के पहले का भारत और आजादी के बाद का भारत एक हिस्सा। दूसरा, इमरजेंसी के आपातकाल के बाद का भारत और आपातकाल के पहले का भारत। और तीसरा, मोदी के पहले का भारत और मोदी के बाद का भारत। कोई भी इतिहासकार कितना भी क्रूर होगा, कितना भी बायस होगा, मगर ये 3 डिवीजनों को वो पार नहीं कर पाएगा, इतना मुझे विश्वास है। भाजपा का दावा है कि भारत का इतिहास 3 भागों में है। पहला स्वतंत्रता से पहले और बाद का, दूसरा आपातकाल से पहले और बाद का, तीसरा नरेंद्र मोदी से पहले और बाद का। भाजपा का यही दावा कांग्रेस को पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान लगता है। देखना ये है कि पोस्ट और आफ्टर मोदी एरा पर और कितना आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बिफोर एंड आफ्टर मोदी, विकास में कंपैरिजन की राजनीति लंबे समय से चल रही है, चाहे बात मध्य प्रदेश के विकास की हो या देश के। मध्य प्रदेश में 2003 तो देश का विकास 2014 के बाद ही हुआ है। ये बीजेपी लगातार दावे के साथ बोलती आ रही है। एक बार फिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देश में विकास की तुलना 2014 के पहले और बाद की कर दी, तो कांग्रेस ने इसे पीएम के सामने नंबर बढ़वाना करार दिया। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही मोदी युग का जिक्र कर चुके हैं, तो कांग्रेस इसे राष्ट्र निर्माताओं का अपमान करना करार दे रही है। आज एजेंडा में चर्चा इसी बात पर, बिफोर एंड आफ्टर मोदी। देख लेते एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। 2014 के बाद मोदी राज में कितना बदला भारत, किन क्रांतिकारी बदलावों का दावा कर रही बीजेपी,
मोदी के कामों का बखान, कैसे राष्ट्र निर्माताओं का अपमान। क्या मोदी मैजिक को पूरी तरह नकार सकता है विपक्ष? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया है, परिचय आपका करा देते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पवन जी आप ही से। स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा मोदी योग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्वर्ण अक्षरों में, डायमंड अक्षरों में, किसी भी अक्षरों में लिख सकते हैं। उनकी तानाशाही है, कुछ भी कर सकते हैं। काम का आकलन के हिसाब से तो स्वर्ण अक्षरों में कभी लिखने का सवाल ही नहीं उठता है। ये देखिए एक कवायद है इस समय। इसमें पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, अचानक इनको मुख्यमंत्री का पद मिल गया है, इसलिए वो स्वामी भक्तता को दिखानी है और नंबर एक मोदी भक्त बनने की होड़ लगी हुई है कि हम नंबर कैसे बढ़ाए। काम में तो नंबर बढ़ा नहीं सकते, कर्जा लेने में नंबर बढ़ा सकते हैं। आपको लिटरेचर पढ़ा कि इस देश में किस पथ में लेके गए हैं। सही मायने में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का विकास के पथ में जरूर थरबड़ दौड़ रही है। 200 की स्पीड से दौड़ रही है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, चौपड़ इंजन लगे हुए हैं, उसमें काफी तेजी से बढ़ रही है। विश्वास हो तो अभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन रहा है, उसको देखिएगा। हर दिन जाता हूं तो लगता है एक मंजिल ऊपर हो गई है, सीधे भगवान से कनेक्शन हो जाएगा इन लोग का। तो ये लेकिन देश को कर्जे के पथ पे आगे लेते जा रहे, रोज नए नए कर्जे लेते। आज 8 लाख करोड़ कितने का, उसको तो मैं सुन के ही लग गया। कितने सुनने लगेंगे हमें पता ही नहीं है। अभी आज ही था पेपर में था कि बढ़ाने लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश में भी 2-3 महीने बीते ने कि 27,000 करोड़ का कर्जा ले लिए हैं। ये झूठ और फरेब में बढ़ाते हैं। हिंदू मुस्लिम करने में इस देश के पथ को आगे बढ़ा रहे हैं, नफरत फैलाने में आगे बढ़ा रहे हैं, धर्म की राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं। ये पेपरों में तुलना हम करते, कर ले तुलना ना, मैं तुलना करने को तैयार हूं, करें वो, लेकिन उसका जवाब नहीं देंगे। ये ब्रजगोपाल लोया जी अभी देखिएगा, मैं पूछूंगा ए तो जवाब देंगे बी। अभी पहले से मैं बता दे रहा हूं, और बीच में ही बोलेंगे, ये भी देख लीजिएगा। मैं कहता हूं कि जवाब देना है तो तुलना करें ना। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी एजेंसियां आंकड़े दे रही हैं कि हम भुखमरी के पायदान में बढ़ते जा रहे हैं, ये पहले योजनाएं निकालेंगे, स्कीम निकालेंगे, फ्री की स्कीम, रोजगार की स्कीम, किसानों की आय दुगनी करने की स्कीम। और जब वही बेरोजगार उस स्कीम को लेके कि हम सरकार के पास जा रहे हैं, तो इनके नुमाइंदे, सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उनको भिखारी बोलते हैं। ये इनका चरित्र है। यही मनमोहन सिंह जी बोल रहे हैं, मोहन जो यादव जी एक बार कहीं बोल रहे थे, जो फोकट में दे रहे हैं, जो फोकट में दे रहे हैं। एक तरफ आप उसका विज्ञापन करके वोट कमाते हो और उसको फोकट में देके किस तरह से अपमान करते हो। एक बार आप बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते हो और जब पढ़ लिख कर बेरोजगार रोजगार मांगने आएगा तो जाके कहते हो पकौड़े तलो। 750 किसानों को आपने शहीद कर दिया। कौन से भुखमरी के पायदान में रोज हम नए आयाम गढ़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र आम जनता को समझ में आ चुका है। अब लोया जी बोलेंगे फिर हम जीत क्यों रहे हो, वो हम पहले से बता रहे हैं। आप जीत इसलिए रहे हो, आपका मैनेजमेंट और मैकेनिज्म के कारण जीत रहे हो। अगर आप जीत रहे होते, आप 2 करोड़ रोजगार दे देते तो मैं भी कहता हाँ सही बात है, आपने 2 करोड़ रोजगार दिया इसलिए जीत रहे हो। ये हमेशा इनका दोहरा पैमाना रहता है। ये देश प्रेम का सबसे बड़े पैरोकार बन जाएंगे, लेकिन संघ के मुख्यालय में 53 साल तक झंडा नहीं फहराएंगे, झंडे का अपमान करेंगे और सबसे बड़े झंडे के पैरोकार बन जाएंगे। भ्रष्टाचार में इनके कवायतें पढ़ते दूर नहीं होगी, लेकिन अजीत पवार जैसे घोटालेबाज को 27,000 करोड़ के घोटाले जब इनके वॉशिंग मशीन में धो के लाएंगे तो उसका दोहरा चरित्र बदल जाएगा, उसका मापदंड बदल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र की बात है और सबसे बड़ा मोदी भक्त बनने की होड़ मची हुई है, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। अगले राउंड में भी कुछ बातें होंगी ना पवन जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ब्रजगोपाल जी, किन क्रांतिकारी बदलावों का दावा कर रहे हैं आप कि 2014 के पहले कुछ हुआ ही नहीं देश में, ये कहना सही है? एक तो पहले आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि ये ना तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है, ना कभी हमने कहा। कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी ये नहीं कहता कि 2014 के पहले इस देश में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम इस देश को प्यार करते हैं। उसमें जो भी सरकारें रही उन्होंने अपने स्तर पर काम किया, हम उसे कभी नहीं नकारते। मगर काम की गति क्या है, काम की गति भी महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार की चर्चा करता हूं। 2014 में इस देश की अर्थव्यवस्था 2.1 ट्रिलियन थी, जो आज 4.2 ट्रिलियन है। ये 10 वर्षों का फर्क है। इस देश में 35% आबादी के पास गैस कनेक्शन था, आज 98% आबादी के पास है। ये परिवर्तन है। इस देश में 2014 तक 12 करोड़ घर ऐसे थे जिनमें अपना शौचालय नहीं था। वहां 12 करोड़ शौचालय पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। इस देश में एक भी मोबाइल नहीं बनता था 2014 से पहले, किसी के पास भी होता था तो मेड इन चाइना होता था। आज देश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब है और हम 1 लाख करोड़ से ज्यादा के मोबाइल विदेशों को भी भेजते हैं। ये वही देश है जिसमें इन 10 वर्षों में IIT की संख्या
16 से बढ़कर 23 हुई है। IIM की संख्या 13 से बढ़कर 25 हुई है। मेडिकल की MBBS की सीट 65 वर्षों में 50,000 और 10 वर्षों में 58,000, यानी आज 1,08,000 सीटों पर एडमिशन होगा। पीजी की, मेडिकल में पीजी की जो सीट है वो बढ़कर 65,000 से ऊपर निकल गई हैं। इस देश में इस परिवर्तन को होते देखा है। स्वच्छ भारत अभियान को चलते देखा है कि किस तरह स्वच्छ भारत अभियान चला। इस देश की रैंकिंग 35% थी सैनिटाइजेशन में, जो आज 85% से अधिक है। और गर्व है कि मुझे उसका मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर उसमें नंबर 1 है। एक बात और कहता हूं, किसानों की आप बात करते हैं, उन किसानों के पास ना तो खेत में देने के लिए पानी था ना मोटर चलाने के लिए बिजली थी, मगर आज मेरा मध्य प्रदेश इस देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। और वो मध्य प्रदेश, उसमें 80 लाख आवास भी बने हैं और किसानों के कल्याण के लिए हमने अपने काम किए। आज 157 देशों में मध्य प्रदेश के बासमती की सुगंध पहुंचती है। ये परिवर्तन है जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देखा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दुगना हुआ है, रेलवे की लाइन की लंबाई 2 गुनी हुई है, रेलवे के विद्युतीकरण में 300% का इजाफा हुआ है, इस देश के निर्यात में 700% का इजाफा हुआ। और एक बात और कहता हूं, रक्षा क्षेत्र के उत्पादों में ये देश कहां था। 1,000 करोड़ के हम रक्षा उपकरण निर्यात करते थे, आज 20,000 करोड़ के करते हैं। मुझे गौरव है मेरे देश पर। और जो सबसे बड़ी बात है, इस देश के फैसले इस देश के बाहर दुनिया करती थी, आज दुनिया के फैसले भारत करता है। ये मेरा भारत बदला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और एक बात और मैं आपको कह दूं, आज इसरो कहां खड़ा है आप देख रहे हैं। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स कहां खड़ा है, दुनिया देख रही है। आज भारत का बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहां खड़ा है, तो उस UPI को पूरी दुनिया चाहती है, जो आज 23 देश उसे एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये दुनिया का सबसे शानदार पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम है। उस UPI की बात हो रही है। आज हम कहां खड़े हैं ये देखने की बात है। आज दुनिया का हर व्यक्ति, और एक अर्थव्यवस्था के विषय में एक बात और कह दूं, बड़ा विद्वान बताने की कोशिश करने से कोई विद्वान नहीं होता। इस देश के 150 करोड़ लोग जानते हैं कि विद्वान अर्थशास्त्रियों के जमाने में इस देश का 200 टन सोना छुपकर विदेश में गिरवी रखा गया था, उसे भी भारत उठाकर वापस लाने का श्रेय भी नरेंद्र मोदी की सरकार को है। याद करिए, जब आप पर खर्च करने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं थी, आज मेरा देश $700 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार रखता है। ये समय बदला है। हाँ, इस परिवर्तन को वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे जो चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। एक बात और कहते हैं, यह भी कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हाँ, मेरा देश बदला है, इसमें 66 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है। हाँ, मेरा देश बदला है क्योंकि इस देश में रामलला आए हैं और वो रामलला ने आकर उस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। इस देश में मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो उस महाकाल लोक ने संपूर्ण मालवा की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। मैं पवन जी से छोटा जवाब, उसके बाद देवदत्त जी का रुख करूंगा। कहां से हो पाएगा। देखिए, अब इन्होंने कितनी अर्थव्यवस्था की बात की, जनसंख्या की बात नहीं की कि जनसंख्या कितनी बड़ी है। रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की तो रोड के खराब होने की स्पीड भी देखिए कि डबल स्पीड से रोड खराब हो रही है। UPI ट्रांजैक्शन की बात करें तो कितने फ्रॉड हो रहे हैं। सौरभ शर्मा जैसे कितने लोग कहां से आ गए, सौरभ शर्मा कहां गया वो पैसा। अब ये समझाने का प्रयास ये करें कि सोना इनके पास रिजर्व है, फिर काहे को कर्जा ले रहे हो भैया। यही तो समझ में नहीं आता, क्या भाजपा का कार्यालय बनवा रहे हो उस सोने से। RBI को जो रिजर्व का पैसा लगा तो उसको चूना लगा करके ले लिया आप लोगों ने, तमाशा मचा के रखा है। 8 लाख करोड़ का कर्जा ले रहे हो, क्यों कर्जा ले रहे हो जब आपका सरप्लस में सोना रखा हुआ है। ये गुड़ा भाग देखिए, समझाने का प्रयास मत करिए। आप मेड इन चाइना भी जाके मोबाइल लीजिए, पता पड़ जाएगा मेड इन चाइना लिखा हुआ है। आप यहां बतौलेबाजी कुछ भी करते जाओ। मेड इन चाइना, किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, बड़ा अच्छा किसान में इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हो। अरे किसान मेहनत कर रहा तब नंबर 1 के हो आप। किसानों की आय में कितना इजाफा हुआ, किसानों की आय दुगनी कर दी। अभी किसी रिपोर्ट में 27 रुपए प्रतिदिन किसान की आय है, उस 27 रुपए में कैसे जवाब देंगे इसका देवदत्त। बतौलेबाजी की सरकार है, बतौलेबाजी करते जाओ। ठीक है, देवदत्त जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ क्योंकि वो भी बेहतर बता पाएंगे बिफोर एंड आफ्टर मोदी कंपैरिजन। देखिए, सबको अपने अपने युग सही लगते हैं, सबको अपने अपने परिवार के सदस्य की उपलब्धियां सही लगती, सबको अपने अपने नेता की उपलब्धियां सही लगती। लेकिन देश अलग है। देश कोई न कांग्रेस से बना न भाजपा से बना, देश इस जनता से बना। देश की तासीर अलग है, देश अलग है। सबको तो जैसे बल्लेबाज कोई आता है, कोई रन बना के चला गया, कोई कम कोई ज़्यादा, कोई फास्ट, कोई कई बार किस्मत भी कई बार चीज़ी है। किसी को यश मिलना है, किसी को
तो परिस्थितियाँ ऐसी हो जाए, पिच अनुकूल हो जाए, पता चले जो बॉलर है वो उनके ओवर ही खत्म हो जाए, फिर आप आओ तो एक सामान्य बॉलर मिल जाए। ऐसा परिस्थितियां भी कई बार निर्भर करती हैं कि किस नेता को कैसी परिस्थिति मिली देश की। आजाद हुआ था तब देश की परिस्थिति अलग थी, आज परिस्थिति अलग है। पहले आप देखो कि सांसद से सिफारिश लगवानी पड़ती थी कि हमें गैस सिलेंडर लिख दो या टेलीफोन का कलेक्शन दे दो। अब टेलीफोन क्या, अब तो मोबाइल है, कोई भी जाता है तो खरीद के ले आता है, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो परिस्थितियां क्या थी, आज क्या है, ये भी बहुत कुछ मायने रखती है। लेकिन ये बात सही है कि जो भी आया वो देश का अपना अपना योगदान, अपनी अपनी हैसियत से, अपनी अपनी बुद्धि से, कौशल से, किसी को अच्छा पूर्ण बहुमत मिला, किसी को संभालने में ही लग गया कि हमें अपने मंत्रियों को संभालना है, सरकार बचानी है। ये बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, लेकिन देश का समर्पण सबके प्रति है। आप जब याद करेंगे आजादी के बाद से अब तक के जितने प्रधानमंत्री हुए, तो कोई इंदिरा जी को याद करता, कोई अटल बिहारी को याद करता। और आज उस समय ऐसा युग नहीं था कि सोशल मीडिया का इतना युग नहीं था कि छोटी छोटी बातें सेकंडों में पूरे देश में फैल जाएं, या इस तरह की उन लोगों की मैनेजमेंट नहीं था कि किस चीज को कैसे हाईलाइट करना, कैसे जनता के बीच जाना। आज परिस्थितियां बहुत अनुकूल है, मोदी जी को बहुत सपोर्ट मिला, बहुमत मिला, और एक तरह से सब प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां मिली कि उन्होंने वो सब करके भी दिखाया। तो बहुत सारी चीजें निर्णय हुए, लेकिन जब खूब आप काम करोगे तो उसमें गलतियां भी होगी, भ्रष्टाचार भी, बहुत सारी चीजें भी होती हैं। तो ये मिला जुला है। मैं ये कहता हूँ कि देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में देश का नाम हो रहा है, ये क्या कम। भारत पड़ोस के देशों की स्थिति देख लो, चाहे पाकिस्तान हो कैसे जूझ रहा, बांग्लादेश हो कैसे जूझ रहा। तो हमारे यहाँ उनके नेतृत्व जो बीच में आए वो सब गड्ढे करके गए, अपने यहाँ जिसको जितना बना उसने पारी को संभाला और देश को आगे ले गया। मोदी हो सकता है कि मैन ऑफ द मैच हो जाए इसमें, या उस समय इंदिरा जी मैन ऑफ द मैच थी, कभी अटल बिहारी मैन ऑफ द मैच थे। तो ये तो समय काल परिस्थिति को, हर एक मैच को आप अलग अलग भी देखो। जैसे हमें शायद कालखंड को कह रहे, हम कह रहे हर पारी एक मैच के रूप में देखो, किसने कैसा रन बनाया, किसने कैसे खेला, किसने कैसे परिस्थितियों से मुकाबला किया। आप उस समय इंदिरा जी ने बांग्लादेश बना दिया, अब ये क्या कम उपलब्धि थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री सड़क जैसी एक योजना लाए जिससे पूरी तस्वीर बदल गई देश की। जो गांव में कभी बरसात में हम लोग पैंट पहन के नहीं जाते थे, चप्पल जूता पहन के नहीं जाते थे, उन गांव में आज सड़पट गाड़ियां दौड़ रही, एक गांव 3-3 रोडों से कनेक्ट हो गया। तो एक उपलब्धि आप देखें, किसी की तो कोई कम नहीं है उपलब्धि। मोदी जी के कार्यकाल में तो अनेकों ऐसी उपलब्धियां हैं, चाहे वो आर्थिक हो, धार्मिक हो, और चुनौतियां कितनी रही, अनुकूल परिस्थिति चुनौतियां। जिस सदी का सबसे बड़ा कोरोना काल आया है इस समय, आप ऐसा कभी नहीं आया संकट दुनिया के सामने। तो मैं कहता हूं कि देश के लिए सोचे, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। आज जो नेतृत्व है हमें उस पर ही गर्व करना है। जो नेतृत्व थे उन पे हम हमेशा इतिहास गर्व करेगा कि उन्होंने अपने अपने योगदान को अच्छे दिया, आजादी में, आंदोलन में भाग लिया, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं कहता हूँ देश सर्वोपरि होना चाहिए, और जो नेतृत्व है हम उस झंडे के नीचे हैं। कल का कांग्रेस का भी कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो भी हमारा देश का प्रधानमंत्री, वो हमारा गौरव होगा। आज नरेंद्र मोदी हमारे गौरव है। तो जब जो नेतृत्व देश में नेता नेतृत्व करता है वो हम सबका गौरव है और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। हम तुलना करेंगे तो पड़ोसी देशों से, विदेशों से करेंगे, उनके यहाँ ये, हमारे यहाँ श्रेष्ठ है। तो ये तुलना होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्रियों की कोई तुलना नहीं, अभूतपूर्व हुए हैं सब, और सबने अपना अपना योगदान दिया है, और वर्तमान में मोदी जी दे रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके हिस्से जितनी परिस्थितियां और जैसी चुनौतियां आ जाए लड़ना है, और काम तो देश के लिए ही करना है। ब्रज गोपाल जी, देखिए हम तो हमेशा कहते हैं, मैं फिर से कहता हूं, मगर फर्क क्या है? देखिए इस फर्क को भी हमें महसूस तो करना पड़ेगा और उस पर चर्चा होगी। आज मैं करूं या ना करूं, इतिहास इसकी चर्चा करेगा। इस देश में जब इसरो बना था, इस देश को अंतरिक्ष में जाना था, तो होमी जहांगीर भाभा क्या कर रही थी? आपको याद होगा कि कभी साइकिल पर रॉकेट का हेड लेकर जाते थे और कभी रॉकेट को बैलगाड़ी में लेकर जाते थे। ये चित्र इस देश में देखे हैं। आज गूगल का जमाना है, सब उपलब्ध है। परंतु उसी समय एक प्रधानमंत्री की सिगरेट की पैकेट को लेने हवाई जहाज को जाते भी देखा है। ये देश ऐसे बदला है, देश के प्रति विचारधारा बदली है, देश के प्रति विषय बदला है। आप याद करिए, इस देश ने 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में एक
बड़ा युद्ध जीता और इस देश में हमने भी उन्हें अप्रिशिएट किया और हमारे नेता तब के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें अप्रिशिएट किया। परंतु 95,000 सैनिकों के बदले हम भारत के 100 सिपाहियों को नहीं छुड़वा पाए, 100 सेना के जवानों को नहीं छुड़वा पाए और हमने शिमला में समझौता करके जमीन लौटा दी। याद करिएगा कि एक अभिनंदन को रात नहीं रख सका पाकिस्तान। ये फर्क होता है लीडरशिप का, और लीडरशिप का जो फर्क है उसकी चर्चा होगी। मैं फिर से कहता हूं, हमने कभी नहीं कहा कि इंदिरा जी कोई छोटी नेता थी, राजीव जी कोई छोटे नेता थे, मगर जब आपको अभी देवदत्त जी ने बहुमत का जिक्र किया, अरे बहुमत तो इस देश में सबसे बड़ा मिला था, राजीव गांधी जी को 414 सीटें मिली थी, मगर बहुमत का इस्तेमाल क्या किया? बहुमत का इस्तेमाल किया कि 200 रुपए महीने अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक को गुजारा भत्ता देने का कहा है, उस आदेश को बदलने के लिए बहुमत का इस्तेमाल किया। हाँ, हमने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दलदल से छुटकारा दिलाने के लिए बहुमत का इस्तेमाल किया। हमने बहुमत का इस्तेमाल इस देश में जीएसटी को लागू करने के लिए किया। हमने इस देश में बहुमत का इस्तेमाल इस देश के कल्याण, इस देश की तरक्की, इस देश के गौरव के लिए किया। आपको भी बहुमत मिला है, मगर आपने बहुमत का क्या इस्तेमाल किया? जवाब देंगे पवन जी, जवाब देंगे। और ये हम भी जानते हैं। देखिए, देवदत्त दुबे जी ने कितनी अच्छी बात की। किसी के जहन में अगर मोदी भक्त का चश्मा नहीं लगा हो तो उसको समझ में आता, लेकिन ये भाजपा के लोगों को समझ में नहीं। बड़ी मोटी चमड़ी के लोग, इनको नहीं समझ में आएगा वो किस भावना से बोला इन्होंने। तुलने पे मरे जा रहे हैं, तुलना करेंगे लेकिन अपनी पीठ ठोकने का काम करेंगे। ये अब बोल दिए कि देश ही आजाद इन्होंने कराया, तो उसकी बड़ी तुलना क्या कर सकते हैं? ये आप सोचिए, कितना उस व्यक्ति की पीड़ा को समझिए कि जब वो फोन करेगा एम्बुलेंस को कि हमारे मरीज को बचाएगा और उस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। ये रक्षा की बात करते हैं अनिल अंबानी जैसे कंपनी को, जिसको रक्षा का ABCD का कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन उसको पूरा रक्षा बनाने के, रक्षा के यंत्र बनाने के लिए परमिशन दे देंगे। तो इनकी ये की परिस्थिति है, ये यथा स्थिति को समझने का प्रयास नहीं करेंगे। ये भी टीवी डिबेट में बोल रहे हैं कि हमने कभी नहीं कहा रोज पानी पीजिए। देखिए, बोला था मैंने, पहले बोला था कि लोया साहब बीच में बोलेंगे। लोया साहब की एक विशेषता है कि बिना बोले रह नहीं सकते हैं। गवर्नेंस, ये होती है गवर्नेंस। मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ अरे कौन सी गवर्नेंस होती है? जबरदस्ती तीनों काले कानून कौन से पास करा दिया? बहुमत में आपने तीनों काले कानून पास करवाए, 750 किसान शहीद हो गए। उन 750 किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्यों आपने किसान की, अगर इतने बड़े बड़े अवार्ड मिल रहे तो किसान क्यों धरने पर बैठा है? किसान की ऐसी हालत क्यों है? उसको बीज खाद नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? जवाब देना है, साथ में बोलते जाओ। अपनी एनर्जी खत्म करने से अच्छा कोई सुन नहीं पाएगा। आप झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ। अरे झूठ बोलने का तो पेटेंट भाजपा ने करा रखा है, हम कैसे झूठ बोल सकते हैं? झूठ बोलने का पेटेंट भारतीय जनता पार्टी ने करा रखा है। हम कहते हैं आप में दम है तो बता दीजिए, जिन सबसे 10 बातों को प्रचारित किया, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का? क्या हुआ बता दीजिए ना। महंगाई का क्या हुआ? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार झूठों की सरकार। हर साल 2 करोड़ से ज्यादा दिए, इसलिए हर साल 2 करोड़, कुछ भी बोल दो आप यार, कुछ भी बोल दो। वही आ गया, हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया है आपने, ज्यादा दिए, ज्यादा 2 करोड़ से ज्यादा दिए। और इस देश के आंकड़े बोलते हैं, इस देश में जो PF अकाउंट खुले उसके आंकड़े बोलते हैं, इस देश ने जो मुद्रा लोन दिया उसके आंकड़े बोले तो नहीं दे रहे। जनता का जनादेश होता तो चुप बैठती है। मेरा निवेदन इतना है, सुनिए, अभी इन्होंने जो बातें की, ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं। राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया, और राम मंदिर का निर्माण किसमें हुआ? कोर्ट के आदेश के तहत। तो कोई भारतीय जनता, अरे अब चुप रहिए यार, भारतीय जनता पार्टी ने कोई नहीं कराया है। कोर्ट के जवाबदारी, कोर्ट के आदेश के तहत राम मंदिर का निर्माण हुआ है। कोई आप राम के ठेकेदार नहीं हो, आप कोई बात नहीं बनाओगे कि कौन पूजा करेगा कौन नहीं करेगा। इसीलिए जो राम को लाए, आप में इतनी औकात है कि आप राम को लाओगे? राम सबको लाए। अरे इनको यही बात समझ में आ रही है। चुप करिए, जब मैं बोल रहा हूँ। ठीक है करके, वैसे समय नहीं बचा है, बहुत कम समय बचा है, जल्दी से पवन जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने झूठा एक पूरा बना देते हैं माहौल। ये करते कुछ नहीं है, आंकड़े ही अपने फेवर में कर देंगे। एक्चुअल में बात कुछ हो, या मुस्कुराहट आ रही, हम कहते हैं राम को लाए, इनमें औकात है कि राम को लाएंगे? राम सबको लाए हैं। ये गलत बयान करते, इसीलिए इनकी 400 पार की हवा निकल गई। इनमें दम है तो निष्पक्षता से बात करें ना। हम कहते दम है तो आंकड़ों के साथ बात करें ना। अब ये बोल रहे हैं, पूरा मीडिया बोल रहा है 2 करोड़ रोजगार दे दिया, अब आज बोल रहे हैं 2 करोड़ से ज्यादा दिए हैं। अब जो आदमी पकौड़े तल रहा है वो भी नरेंद्र मोदी जी का अचीवमेंट है। देवदत्त जी से उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। मोदी युग की बात हो रही है और अमित शाह तो कह रहे हैं कि स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे आलोचक भी, इतिहास जब बनेगा दोबारा तो। क्यों नहीं, हर एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल मैंने जो बताया, हर एक की उपलब्धियां स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएंगी। अपना देश है, हम सबकी उपलब्धियां ही देखते हैं। जैसे
अब कितनी चीजें क्या क्या कहे, सबकी बहुत उपलब्धियां, वाकई में एक जो लंबी पारी उन्होंने खेली है, बड़ा कई ऐतिहासिक फैसले हैं, तो स्वर्ण अक्षरों से लिखा ही जाएगा। वो क्या अटल जी का नहीं लिखा जाएगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क दिया, क्या राजीव गांधी संचार क्रांति लाए उनका नहीं लिखा जाएगा क्या? सबके लिखे जाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि सबने अपना अपना योगदान दिया। जब जो आया, किसी ने कम रन बनाए, किसी ने कम समय में ज्यादा रन बना दिए, लेकिन सबने योगदान दिया। जिसकी जो कई बार मैं कहता हूँ ना, परिस्थिति किस्मत भी साथ देती है। तो नरेंद्र मोदी वाकई में किस्मत के बहुत धनी थे कि उनके समय ऐसा युग आया, ऐसा पैसा आया, GST, और उतने पैसा आया कि आप निर्माण कार्य देख लो, एक से एक। आप कहीं भी चले जाओ, रोड देख लो आप, सब जगह कनेक्टिविटी बढ़ी है, सब जगह। तो मैं कहता हूँ जिसकी जब परिस्थिति थी, कई बार किसी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है, लेकिन जब बच्चे अच्छे सर्विस में लग जाती है, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, तो फिर वो घर अलग तरीके से रहने लगता है। तो ये देश क्यों कोई डैमेज करता तो परिवार का कोई सदस्य डैमेज तो नहीं करता है, लेकिन ये कि जिसको जितना योगदान बना, देश को सबने दिया। आज हम सबको तो बहुत कुछ अच्छा मिला। उन लोगों को याद करो जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, सीने पे गोलियां खाई, जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और कितने लोग ऐसे हुए जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। हम तो देश के लिए क्या कर पा रहे हैं? हम देश के लिए सच ही बोल रहे हैं, हम देश के लिए स्वच्छता ही अपना लें, हम देश के लिए सत्य बोलना, हम कह कितनी चीजें हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। आज पर्यावरण का संकट है, पेयजल का संकट है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देश को, कहीं बॉर्डर पे हमें गोली खाने नहीं जाना है, हमें अंग्रेजों से नहीं लड़ना है, लेकिन हम छोटे छोटे विकास की बात होती है तो निश्चित ही चुनौतियां भी आती है, और परिस्थितियों के अनुकूल सभी ने अपना योगदान दिया है, और इसका समय समय पर जनता ने परिणाम भी दिया है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कंपैरिजन की जो ये सियासत है वो लंबे समय से चल रही है, और ये कब तक चलेगी ये भी देखने वाली बात होगी। एजेंडा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।